डीवी क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 फोर्स एंड प्रेशर का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। सभी पार्ट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हैं। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। सेकंड पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस वी नो दैट समटाइम मोर देन वन फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। हम अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि कई बार क्या होता है, एक से ज़्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगते हैं। द इफेक्ट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट वुड बी ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और जो भी जितने भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगे हैं उन पे ऑब्जेक्ट पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, जो उन सभी फोर्सेस का नेट फोर्स होगा यानी कि रिजल्टेंट फोर्स होगा, उसके कारण ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। जितने भी फोर्सेस हैं नेट फोर्स के कारण। अब ये नेट फोर्स क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस परफॉर्म दिस फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास है, कंसीडर ए कंटेनर फिल्ड विद ए हैवी मटेरियल। हमने एक कंटेनर ले लिया जिसमें हैवी मटेरियल है यानी कि बहुत भारी वो कंटेनर है। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ फ्रॉम वन कॉर्नर टू ऑफ द रूम टू अनदर कॉर्नर। अब आपने कोशिश करनी है कि इस जो भारी जो बॉक्स है उसको रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। कैन यू मूव इट, क्या आप इसको हिला सकते हो इस बॉक्स को। और सेकंड इसने कहा टेक द हेल्प ऑफ वन ऑफ योर फ्रेंड। अब अपने फ्रेंड की हेल्प लो। आस्क हिम टू पुश द कंटेनर इन द सेम डायरेक्शन इन विच यू आर पुशिंग इट। और उसको कहो कि वो भी उसी डायरेक्शन में पुश करे, जोर लगाए जिस डायरेक्शन में आप लगा रहे थे। नेक्स्ट आस्क हिम टू पुश फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अब उसको थर्ड में इसने कहा कि आप उसको ऐसे कहो कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जोर लगाए, पुश करे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हो। इन विच केस डज इट बिकम ईजियर और डिफिकल्ट टू मूव द कंटेनर। किस केस में जो कंटेनर है उसको मूव करना आसान होगा और किस केस में कंटेनर को मूव करना मुश्किल होगा। देखो ये दिखा रखा है हमें। व्हेन योर फ्रेंड पुशेस द कंटेनर इन द सेम डायरेक्शन। देखो ये कंटेनर है, ठीक है। जब इस कंटेनर को आप और आपका दोस्त, ठीक है, आप और आपका दोस्त एक ही डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में आप जब इसको मूव करेंगे तो क्या होगा, हिज एफर्ट एड्स टू योर्स। जो उसका जोर है, उसका एफर्ट्स है, वो आपके एफर्ट्स में ऐड हो जाएगा जब एक ही डायरेक्शन में करेंगे, सेम डायरेक्शन में करेंगे। बट व्हेन ही पुशेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आप इधर कर रहे हो पुश और आपका फ्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में इधर कर रहा है पुश, तो क्या होगा, हिज एफर्ट ट्राइज टू कैंसल योर एफर्ट। जो उसका एफर्ट है उसके कारण आपका जो एफर्ट है यानी कि आपका जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। इन ईच केस एन अनबैलेंस्ड फोर्स कैन एक्ट ऑन द कंटेनर। और इन दोनों केस में, ये केस 1 और केस 2, इन दोनों केस में क्या होगा, जो कंटेनर पे अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेगा। अब ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। कहने का मतलब है जब एक ही तरफ फोर्स होगा, एक ही डायरेक्शन में फोर्स होगा, एक ही डायरेक्शन में फोर्स होगा, जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। और जब अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो वो फोर्स कम हो जाएगा यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्स इस केस में, इस सेकंड केस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे, इसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज द नेट अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। ये नेट
अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसके कारण किसी ऑब्जेक्ट की, क्या आप कह सकते हो, डैट चेंजेस इट्स स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगा है वो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है और दोनों को भी चेंज कर सकता है। व्हेन द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर डायरेक्ट डिफरेंट, the object undergoes a change in its state of rest or motion. When the two forces acting on an object are different, जब किसी ऑब्जेक्ट पर दो डिफरेंट फोर्स एक्ट करेंगे, द ऑब्जेक्ट अंडरगोज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जो ऑब्जेक्ट की या तो अगर वो रेस्ट पे है तब वो चेंज हो जाएगी उसकी स्टेट, या फिर उसका जो अगर वो मोशन में है तब वो चेंज हो जाएगा। The change caused depend upon the net force acting on it, और the change caused depend on the, जो change है वो किस पे डिपेंड करेगा, नेट फोर्स, जो उस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जो लग रहा है उस पर वो डिपेंड करेगा। वी कॉल ए पेयर ऑफ डिफरेंट फोर्सेस एज अनबैलेंस्ड फोर्स। अब एक ऐसा पेयर जो डिफरेंट फोर्सेस का पेयर है उसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, यानी कि दो फोर्स लग रहे हैं और वो डिफरेंट फोर्स हैं, ठीक है, तो उनको हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं। इसने दे रखा है, जैसे ये है फर्स्ट, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन कंबाइन बाय एडिशन। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स हैं दो और एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वो कंबाइन हो जाएंगे, यानी कि ऐड हो जाएंगी। देखो दो फोर्स हैं, देखो ये एक बॉक्स था, इस पर अनबैलेंस फोर्स लगा, ठीक है, और फिर ये दूसरा बॉक्स है दे रखा है इसने, इस पर दो फोर्स लगाए इसने और दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मान लो ये F1 जो फोर्स है वो मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगा और जो F2 फोर्स है वो मान लो है 3 न्यूटन, और दोनों इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या होगा, देखो दोनों अनबैलेंस्ड फोर्स हैं, दोनों डिफरेंट फोर्स हैं और एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों ये फोर्स ऐड हो जाएंगे। यानी कि इस बॉक्स पर कितना फोर्स लगेगा, आप कहोगे 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, यानी कि इस बॉक्स पर 8 न्यूटन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो समझ गए, अगर अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। अब दूसरा केस देख लेते हैं, अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, कंबाइन बाय सब्सट्रैक्शन, द नेट फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज एंड इज एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्ज फोर्स। एंड अब देखो, अगर अनबैलेंस फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वो कंबाइन बाय सब्सट्रैक्शन, तो उनमें क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। द नेट फोर्स क्या आएगा, फिर डिफरेंस आएगा दोनों के फोर्सेस का जो उस पर लग रहे हैं, ठीक है। जैसे ये बॉक्स इसने दे रखा है, ये वाला बॉक्स इसने दे रखा है, दो फोर्स लग रहे हैं, मान लो एक फोर्स है, चलो 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस तरफ को लग रहा है, और मान लो 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस वाली डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस बॉक्स पे कितना फोर्स लग रहा है, देखो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 8 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, इस बॉक्स पर कितना फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और ये बॉक्स किस तरफ मूव करेगा, जिस तरफ, देखो ये ज़्यादा फोर्स था, ये कम फोर्स था, तो ज़्यादा फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उस तरफ वो मूव करेगा, यानी कि ये बॉक्स इस साइड की तरफ ये मूव करेगा। समझ गए। द रिजल्टेंट का मतलब नेट फोर्स, जो लास्ट में फोर्स लगता है, आप कह सकते हैं जो लास्ट में ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, ऑफ अनबैलेंस फोर्स इज ऑलवेज नॉन जीरो। ये हमेशा क्या होता है, नॉन जीरो होता है। जो नेट फोर्स जो जब भी हमने एग्जांपल किया 8 न्यूटन और 5 न्यूटन वाला, ठीक है, तो इस पर कितना लगेगा, 3 न्यूटन फोर्स लगेगा, और ये 3 न्यूटन फोर्स क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। और ये हमेशा नॉन जीरो होता है, इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। ऐसे नहीं कि ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो कब होगी, जब ये बराबर होगा,
इधर भी 8 न्यूटन, इधर भी 8 न्यूटन और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू फोर्स की, नेट फोर्स की। मगर जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो हमेशा नॉन जीरो होता है, यानी कि कभी जीरो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इन ए गेम ऑफ टग ऑफ वार द वीकर टीम ऑलवेज गेट्स पुल टूवर्ड द स्ट्रोंगर टीम। ठीक है, जैसे कि अगर टग ऑफ वार रस्साकसी का जो खेल होता है उसमें हमेशा जो स्ट्रोंगर टीम होती है वो वीकर टीम को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, यानी कि स्ट्रोंगर जो टीम है उसने ज़्यादा क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। आगे है, द फिगर शोज ए ब्लॉक ऑफ वुड लाइंग ऑन ए टेबल दैट हैज बीन टाइड टू टू स्प्रिंग्स। अब ये एक फिगर दे रखी है, एक बॉक्स है, इसको दो स्प्रिंग से बांध रखा है, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है। ठीक है, और दोनों को अपोजिट डायरेक्शन से हम क्या करेंगे, पुल करेंगे। इफ़ वी पुल द ब्लॉक फ्रॉम बोथ साइड विद द सेम फोर्स, दोनों में सेम फोर्स लगाया, इधर भी और इधर भी, द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी रहेगा, यानी कि ये ब्लॉक कहीं भी नहीं हिलेगा, ना इस तरफ जाएगा और ना ही इस तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम फोर्स हमने लगाया है। मान लो 5 न्यूटन इधर लगाया फोर्स और 5 न्यूटन इधर लगाया फोर्स, तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, ये स्टेशनरी रहेगा। द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो इक्वल हैं और अपोजिट हैं। द नेट फोर्स इज जीरो, इसलिए जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा, इस बॉक्स पे कितना फोर्स लग रहा है, ज़ीरो होगा। सिमिलरली ए गेम ऑफ टग ऑफ वार व्हेन बोथ द टीम पुल द रोप विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस द रोप रिमेन्स स्टेशनरी। ऐसी टग ऑफ वार में, जैसे मान लो ये रस्सी है, ठीक है, इधर से एक टीम खींच रही है, इधर से एक टीम खींच रही है, अगर दोनों बराबर, इस साइड भी इस साइड भी दोनों बराबर फोर्स लगाएं तो ये रस्सी कहीं नहीं जाएगी, ये स्टेशनरी रहेगी। द नेट फोर्स अगेन इज जीरो। ठीक है, अब नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा, अगर दोनों तरफ रस्सी को खींच रहे हैं जो खिलाड़ी, वो बराबर फोर्स लगा रहे हैं। वी कॉल सच ए फोर्स पेयर ऑफ फोर्सेज एज बैलेंस्ड फोर्सेज, ऐसे फोर्सेज को हम क्या कहेंगे, ऐसे पेयर ऑफ फोर्सेज को हम बैलेंस्ड फोर्सेज कहेंगे। तो आप समझ गए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या फ़र्क है। जो बैलेंस्ड फोर्स है उसमें जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है, ज़ीरो होता है, और जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है उसमें नेट फोर्स नॉन जीरो होता है। ठीक है, नाउ ट्राई टू स्क्वीज ए रबर बॉल बिटवीन योर पाम्स बाय अप्लाइंग नियरली सेम फोर्स फ्रॉम द बोथ साइड्स। अब क्या करना है, आपने एक रबड़ की बॉल लेनी है, अपनी हथेलियों के बीच में लेना है और दोनों तरफ से उसको सेम फोर्स से दबाना है। एज द फोर्स अप्लाइड आर इक्वल एंड अपोजिट, आपने दोनों हाथों के बीच में उसको रखा है हथेलियों में और बराबर फोर्स लगाया है, या आर इक्वल एंड अपोजिट, और दोनों फोर्स इक्वल भी है और अपोजिट भी है। नेट फोर्स इज ऑलमोस्ट जीरो, जो नेट फोर्स जो उस बॉल पर लगेगा, रबड़ की बॉल पर लगेगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। इट डज नॉट मूव द बॉल, इसके कारण जो नेट फोर्स जीरो है तो बॉल मूव नहीं करेगी, बट कैन डिफॉर्म इट, मगर जो हमने उस पर फोर्स लगाया है वो फोर्स उस बॉल को डिफॉर्म कर देगा, यानी कि उसकी जो शेप है और जो साइज है उसको चेंज कर देगा। अब हमने क्या कंक्लूड करा इससे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस यानी कि बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो बैलेंस्ड फोर्सेस होता है डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर यानी कि वो उसको ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं लाता या मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को वो चेंज नहीं करता। कौन सा फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, दे मे हाउएवर कॉज ए चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और बैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं लाता, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करता, मगर वो क्या चेंज कर सकता है, कॉज ए चेंज इन साइज एंड शेप, ऑब्जेक्ट का साइज और शेप को वो चेंज कर सकता है, बैलेंस्ड फोर्स। अब अनइक्वल फोर्सेस यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, मे लीड टू चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन एज वेल चेंज इन साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है या अनइक्वल फोर्स है वो क्या कर सकता है, ये पेयर में बात कर रहे हैं हम फोर्सेस की, दो फोर्सेस हैं कोई, या ठीक है, वो क्या करेंगे, वो चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ रेस्ट, या फिर मोशन को चेंज कर सकता है, या फिर दोनों यानी कि साइज को और शेप को भी चेंज कर सकता है। यानी कि बैलेंस फोर्स तो चेंज नहीं करेगा मोशन को, ठीक है, और रेस्ट में जो उसकी है स्टेट ऑफ रेस्ट को, मगर अनबैलेंस्ड फोर्स करेगा, ठीक है। आगे हमारे पास डू यू नो, पढ़ लेते हैं चलो इसको भी। सर आइजैक न्यूटन वाज ए ग्रेट फिजिस्ट एंड मैथमेटिशियन। न्यूटन wrote two important books, Principle of Optics. The first book described the theory of universal gravitation. अब सर आइजैक न्यूटन थे जो, वो एक फिजिस्ट और मैथमेटिशियन थे, यानी कि साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने दो बुक्स लिखे इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल एंड ऑप्टिक्स। द फर्स्ट बुक डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। जो उनकी फर्स्ट बुक में उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो आप 9th क्लास में इसको डिटेल से पढ़ोगे। द सेकेंड बुक कंटेन न्यूटन आइडिया ऑन लाइट एंड कलर एंड हिज ऑप्टिकल रिसर्चेज। और उनकी सेकेंड बुक में उन्होंने लाइट और कलर्स और ऑप्टिक रिसर्चेज के बारे में बताया है। न्यूटन एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड इट्स मोशन थ्रू हिज फेमस लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने क्या बताया है, क्या रिलेशन बताई है बिटवीन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड इट्स मोशन। मोशन और फोर्सेस के बीच में, जो किस पे किसी बॉडी पे एक्ट कर रही है फोर्सेस, और जो मोशन हो रही है उसमें, उनके बीच में रिलेशन बताई है थ्रू, उन्होंने क्या दिए थे, लॉ ऑफ मोशन दिए थे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फाइंड्स इट्स टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन रॉकेट प्रपल्शन। दिस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन था, जो आप क्लास 9th में डिटेल से पढ़ोगे, उसकी बड़ी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है। जो रॉकेट आसमान में छोड़े जाते हैं, स्काई में छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट जिनको लेके सैटेलाइट उनके ऊपर रख के भेजे जाते हैं, रॉकेट प्रपल्शन में काम आता है उनका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और जो स्पेस, यानी कि जो भी स्पेस में खोजें वगैरह हुई हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ फोर्सेस, कि फोर्सेस कितनी तरह के होते हैं। इट इज़ क्लियर नाउ वेन एवर देर इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज फोर्सेस कम इन टू प्ले। वी कैन क्लासीफाई ऑल फोर्सेस इन टू ब्रॉड कैटेगरीज। अब हम ये जान चुके हैं, ठीक, हमें क्लियर बात हो चुकी है कि फोर्सेस कब लगता है, जब दो बॉडीज़ के बीच में इंट्रैक्शन होती है। और फोर्सेस को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और उसके बाद है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। वी कॉल दोज फोर्सेस एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस विच रिजल्ट व्हेन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज आर इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। कॉन्टैक्ट फोर्सेस उन फोर्सेस को कहेंगे जब फोर्सेस क्या करेंगे, टू इंटरैक्टिंग बॉडीज आर इन डायरेक्ट फिजिकल, जब दो जो बॉडीज़ हैं वो इंटरैक्टिव बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में होंगे, तो ऐसे फोर्सेस को हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलेंगे। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस इंक्लूड मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स एंड सो ऑन। और कुछ एग्जांपल दिए ऐसे ने कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, जैसे कि मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स है एंड सो ऑन, ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स तो आपको पता ही है, जैसे कोई बॉक्स है, ठीक है, कोई बॉक्स है हमारे पास, किसी बॉक्स को हम अगर मूव करना चाहते हैं, हिलाना चाहते हैं, तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, उस बॉक्स को टच करना पड़ेगा, कांटेक्ट में आना पड़ेगा उसके, और फिर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। उस पर फोर्स तभी लगेगा जब आप उसको छुओगे और जोर लगाओगे, ठीक है। तो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल से। मस्कुलर फोर्स क्या होता है। इन आवर डेली लाइफ वी पुश पुल और लिफ्ट मैनी थिंग। हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, पुश करते हैं, यानी कि धक्का देते हैं, खींचते हैं और उठाते हैं। द एफर्ट यानी कि फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल इन आवर बॉडी। हमने फोर्स किसकी हेल्प से लगाया है,
एफर्ट किसकी हेल्प से लगाया है? जो हमारे मसल्स हैं हमारे शरीर की, उनसे लगाया है। जैसे हाथ से कोई चीज़ उठाई है या फुटबॉल है उसको किक किया है अपनी पैर से, यानी कि मसल से उसको किक किया है। यानी कि जो भी फोर्स मसल्स के थ्रू लगेगा, हमारे शरीर के थ्रू लगेगा, ठीक है, वो क्या है? मस्कुलर फोर्स है, और ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। एनिमल लाइक बुलक्स, हॉर्सेस, कैमल्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर पुलिंग कार्ट। कुछ जानवर हैं जैसे कि बैल है, घोड़ा है, ऊँट है, वो पुलिंग जो जो गाड़ी है उसको वो खींचते हैं। इन आर्कटिक रीजन रेंडियर आर मेड टू पुल द स्लेजेस डैट आर यूज्ड एज पैसेंजर व्हीकल्स। और जो आर्कटिक रीजन है जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, ये जैसे दिखा रखा है, ये जो रेंडियर है ये स्लेजेस को खींच रहे हैं, ठीक है। इन दिस केसेस द मसल ऑफ द एनिमल अप्लाई द फोर्स। और कोई भी जानवर किसी चीज़ को खींच रहा है, किसी गाड़ी को खींच रहा है, तो वो किसकी हेल्प से? अपने मसल्स की हेल्प से वो खींच रहा है, ठीक है। द फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। और ये फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स है? ये रेंडियर कैसे खींच रहा है? अपने मस्कुलर फोर्स से खींच रहा है। ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर यूज मस्कुलर फोर्स फॉर मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। सभी जानवर जिनमें इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, जिनमें ह्यूमन बींग्स भी हैं, ठीक है, जितनी भी वो एक्टिविटी, अधिकतर जितनी भी वो एक्टिविटी करते हैं वो अपनी मस्कुलर जो फोर्स है उसकी हेल्प से ही करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होते हैं। ये वैसे नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा आपका जो फ्रिक्शन के बारे में, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे। वी नो डैट ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। हम ये जानते हैं कि जैसे कोई बॉल है, जैसे मान लो कोई बॉल है, उसको हमने थोड़ा सा धक्का दिया तो बॉल क्या करेगी? रोल करेगी, आगे को ऐसे चलेगी, मगर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो बॉल स्टॉप हो जाएगी। तो वो बॉल स्टॉप कैसे हो गई, कैसे रुक गई, ठीक है। या देखो, जब हमने इस बॉल को धक्का दिया था तो हमने फोर्स लगाया था, ठीक है, फोर्स लगाया था तो बॉल मूव करना शुरू हुई थी, और ऐसे यहाँ चलते मूव करते करते स्लो स्लो होते होते लास्ट में वो रुक गई, ठीक है। तो जब हमने चलाने के लिए उस पर फोर्स लगाया तो जब वो रुकी, यानी कि उस पर रोकने के लिए भी किसी ना किसी ने फोर्स लगाया होगा, तो वो फोर्स कौन सा लगा है? वो लगा है फ्रिक्शन, ठीक है। इन ऑर्डर टू मूव ए बाइसिकल अलॉन्ग ए स्ट्रेट लेवल रोड वी हैव टू कीप पैडलिंग इट ऑल द टाइम। अगर हमने एक रोड पे साइकिल चलानी है तो लगातार हमें उस पर क्या करना पड़ेगा? किक करना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। और ये इसलिए होता है, साइकिल क्यों रुक जाती है, गेंद क्यों रुक जाती है? ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण होता है, ठीक है। एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, और ये दो सरफेसेस के बीच में ये लगता है, ठीक है। जैसे ये फर्श है, फर्श के ऊपर ये गेंद पड़ी है, तो फर्श और जो गेंद का जो सरफेस है उन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे, जिसके कारण ही ये गेंद रुक रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो मैग्नीट्यूड है फ्रिक्शनल फोर्स का, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो सरफेस है, नेचर का जो सरफेस का जो नेचर है उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि देखो, जब अगर कोई सरफेस है, मान लो कोई इस तरह से हमें सरफेस दिया हुआ है, अगर कोई सरफेस खुरदरा होगा, ज़्यादा खुरदरा होगा, तो उसमें फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर कोई सरफेस चिकना होगा तो उसका फ्रिक्शन भी कम होगा, ठीक है। यानी कि अगर किसी खुरदरे अगर कोई खुरदरा है सरफेस, उस पर हम बॉल मूव करते हैं तो वो जल्दी रुक जाएगी, और अगर चिकने फर्श पे मूव करते हैं तो वो देर तक मूव करेगी, मतलब जल्दी वो नहीं रुकेगी। यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स? ये डिपेंड करता है जो सरफेस है, जो टू सरफेस हैं उनके जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा है, खुरदरा है या ऐसे ही हम बॉल को भी ले सकते हैं, बॉल का सरफेस कैसा है, ठीक है, और जिस पे वो मूव कर रही है उसका सरफेस कैसा है। यानी कि इन दोनों सरफेस पे वो डिपेंड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अगर खुरदरा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा।
आगे है द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज यूजुअली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करता है, लगता है। अगर बॉल इस तरफ को मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस तरफ को लगेगा, तभी तो वो बॉल को रोकेगा। ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा किस साइड लगता है, अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी विल लर्न मोर अबाउट द डिटेल ऑफ द फोर्स फ्रिक्शन इन द नेक्स्ट चैप्टर। और हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में डिटेल से अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डू यू नो, इसको भी देख लेते हैं। देर इज ए पॉपुलर स्टोरी दैट वन डे व्हेन द न्यूटन वाज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिज हेड एंड दिस लेड हिम टू थिंक अबाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एक स्टोरी है, पॉपुलर स्टोरी, कि एक बार न्यूटन है जो वो पेड़ के नीचे बैठा था एप्पल के, तो एक एप्पल उसके आके सिर पर लगा। ठीक है, तो फिर उसने कौन से फोर्स के बारे में सोचा, इस घटना के बाद उसने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में सोचा। एज इन ऑल सच लेजेंड्स दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट सर्टेनली नॉट ट्रू इन इट्स डिटेल बट द स्टोरी कंटेन्स एलिमेंट ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपन्ड। अब ये स्टोरी हम ये तो नहीं कह सकते कि ये सच ही होगी स्टोरी, ठीक है, मगर बट द स्टोरी कंटेन एलिमेंट ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड, मगर स्टोरी से हमें ये पता लग गया कि असल में क्या हुआ होगा। द मोर करेक्ट वर्जन ऑफ द स्टोरी इज डैट न्यूटन अपॉन ऑब्जर्विंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम ए ट्री बिगन टू थिंक अलोंग द फॉलोइंग लाइन, द फॉलिंग एप्पल इज गेटिंग एक्सेलरेटेड, देयर मस्ट बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन द एप्पल। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ऐसे बनी होगी ये स्टोरी कि जो न्यूटन ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो ये एप्पल है ये नीचे क्यों गिर रहा है। ठीक है, ये पेड़ से नीचे क्यों गिर रहा है। ठीक है, यानी कि इस द फॉलिंग एप्पल इज़ गेटिंग एक्सेलरेटेड, और उसकी जो स्पीड है वो नीचे गिरते हुए क्यों बढ़ रही है। देयर मस्ट बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन द एप्पल, जरूर कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो एप्पल पे लग रहा है। एप्पल नीचे क्यों आ रहा है, कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा जो एप्पल पे लग रहा है। इफ़ द फोर्स कैन रीच टू द टॉप ऑफ द हाइएस्ट लेवल ऑफ ट्री माइट इट कैन नॉट रीच इवन फर्दर ऑल द वे टू मून। अगर ये जो फोर्स है ये ट्री यानी कि ट्री पे जो एप्पल है उस पर लग रहा है तो ये आगे भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा, यानी कि ऊपर तक भी लग रहा होगा, यानी कि चांद तक भी लग रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये फोर्स जो है वो आगे भी, इससे भी जो ऊपर वाली चीज़ें हैं उन पे भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं। बाय सच रीजनिंग, इन रीजनिंग के द्वारा न्यूटन केम टू द कंक्लूजन डैट एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक्सर्ट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन ईच अदर। तो न्यूटन ने ये कंक्लूजन निकाला कि एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स वो लगाते हैं। आगे उसने कहा द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये जो फोर्स लगता है दोनों ऑब्जेक्ट्स पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी चलो सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये 9th क्लास में आपके पास आएगा ये टॉपिक, फिर आप डिटेल से पढ़ोगे न्यूटन का जो ये जो दिया था इसने लॉ, कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि जितना उन दो बॉडीज़ का मास ज़्यादा होगा, मान लो एक बॉडी ये है एक बॉडी ये है, मास का मतलब जैसे मान लो ये 10 kg की है और ये बॉडी है 15 kg की, ये इसका मास है। ठीक है, जितना दो बॉडीज़ के बीच में मास ज़्यादा होगा उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के बीच में, जितना डिस्टेंस कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस दो बॉडीज़ के बीच में ज़्यादा होगा फोर्स कम लगेगा। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो मासेस पे और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन देम। ये मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया। ठीक है, आप इसको डिटेल से 9th क्लास में पढ़ोगे। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ। और वेट किसको कहते हैं, वेट क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स।
वेट का मतलब है उस ऑब्जेक्ट पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एग्जर्टेड ऑन दैट ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ, अर्थ के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो उसका क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपके क्लास 9th के हैं। ठीक है, आ गया है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्सेस, ये डिस्टेंस फोर्सेस भी आप कह सकते हैं कि ठीक है, सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, दूर से ही फोर्स लग जाता है। वी we call those forces as non-contact forces which can cause their effect when the two interacting bodies are not in direct physical contact with each other। तो ये फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो बिना किसी डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट के दो बॉडीज में लग जाता है। हेयर दे आर एबल टू exert ए पुश और पुल डिस्पाइट ऑफ देयर सेपरेशन। ठीक है, उनके बीच में पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है, डिस्पाइट देयर सेपरेशन, जबकि वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, फिर भी उनके बीच में पुश लग सकता है, पुल लग सकता है। सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर ग्रेविटेशनल फोर्सेज, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। इनमें से कुछ फोर्सेज के एग्जाम्पल हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स। We know that when we throw a ball upward, the ball goes up in the air but then falls down again। अब हम ये जानते हैं, जैसे अगर हम कोई गेंद को ऊपर की तरफ फेंके तो फिर वो गेंद ऊपर जाती है, बट फिर लास्ट में क्या हो जाती है, वो फॉल्स डाउन अगेन, फिर से वो नीचे गिर जाती है। राइप फ्रूट that grow on tree fall on the ground by themselves। अगर कोई जो फल फ्रूट है जो पेड़ पर पक जाते हैं तो फिर वो अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं पेड़ से। दिस हैपन ड्यू टू ए फोर्स वी कॉल एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स कौन सा फोर्स होता है कि गेंद नीचे क्यों आ गई, जो फ्रूट है वो नीचे क्यों गिर गया, किस फोर्स के कारण, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ है वो जो उसको अपनी तरफ खींच रही है, बॉल को और फ्रूट को अपनी तरफ खींच रही है, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट फोर्स है, देखो बिना किसी कॉन्टैक्ट के ही लग गया। ठीक है, ये बॉल थी, मान लो ये बॉल थी और ये मान लो अर्थ है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी फोर्स लग गया, फिर भी बॉल को इसने खींच लिया नीचे की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स। व्हेन वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 6 द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लोडस्टोन वाज नोन टू मैनकाइंड सिंस क्वाइट अर्ली टाइम्स। जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है लोडस्टोन की, वो आदमी को बहुत पहले से ही मतलब काफ़ी समय पहले से ही उसको पता लग गया था कि कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो लोहे जैसी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती हैं। मैग्नेट हैव वेल नोन प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन। जो मैग्नेट है उनमें प्रॉपर्टी होती है कि वो लोहे से बनी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। लाइक like poles of two magnet repel and unlike poles of two magnet attract each other। कोई मैग्नेट है तो उसके जो आपने क्लास 6 में ही पढ़ा होगा कि जो उसके सेम जो होते हैं पोल, लाइक पोल होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर दूर फेंकते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट। और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। बिना उसके कॉन्टैक्ट के आए बिना ही वो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगा सकता है। द फोर्स एक्सर्टेड इन दिस केस इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। और इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो क्या कहें, उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, और ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे इसने दिखा रखा है, देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, अब क्या है भाई, दोनों नॉर्थ नॉर्थ हो गए, सेम हो गए। ठीक है,
सेम हो गए तो सेम पोल्स हो गए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये मैग्नेट इस तरफ को जाएगा, ये मैग्नेट इस तरफ को जाएगा। देखो अब ये सेकंड में ये साउथ है और ये नॉर्थ है, अपोजिट पोल्स हो गए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो इनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट तो था नहीं, देखो खाली जगह थी, कॉन्टैक्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने एक दूसरे पर फोर्स लगाया। तो ये कौन सा फोर्स है? ये फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास डू यू नो, इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। ए सिंगल आइसोलेटेड फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। अगर कोई सिंगल आइसोलेटेड फोर्स है वो अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फोर्सेस आर ऑलवेज पुशेस और पुल्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, सो दे ऑलवेज अकर इन पेयर्स। जो फोर्सेस हैं वो या तो पुल्स होते हैं या फिर पुशेस होते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, एंड दे ऑलवेज ऑकर इन पेयर। जो फोर्स है हमेशा पेयर्स में ऑकर करता है, ठीक है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट। अब जब दो जो बॉडीज़ हैं इंटरैक्ट करती हैं, ठीक है, द फोर्स, तो उन दोनों पर जो फोर्स होता है वो क्या होता है? इक्वल और अपोजिट होता है टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट। यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट पर लगाएगा, और दोनों फोर्स इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 7 दैट टू चार्ज बॉडीज एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर। आपने क्लास 7 में पढ़ा है चैप्टर कि अगर दो बॉडीज चार्ज बॉडी हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। वैन ए ग्लास रोड इज रब्ड, अब इसने एग्जांपल दिया है, जब एक ग्लास की रोड को रगड़ा जाता है विद ए सिल्क क्लॉथ, एक सिल्क के कपड़े से जब उसको रगड़ा जाता है, द रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, तो जो रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली व्हेन एन एबोनाइट रोड इज रब्ड विद वूल द रोड एक्वायर्स ए नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही अगर एक एबोनाइट रोड को रगड़ा जाता है ऊन के साथ, वूल के साथ, तो उस रोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ब्रिंग दिस चार्ज एबोनाइट रोड नियर द सस्पेंडेड ग्लास रोड। अब इस जो एबोनाइट रोड है जिस पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है और जो दूसरी रोड है ग्लास रोड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उन दोनों को एक दूसरे के पास लाओ। यू विल फाइंड दैट द सस्पेंडेड ग्लास रोड मूव्स टुवर्ड द चार्ज एबोनाइट रोड। अब आप ये देखोगे जो लटकी हुई ग्लास रोड है मूव्स टुवर्ड द चार्ज एबोनाइट रोड, वो एबोनाइट रोड की तरफ क्या हो जाएगी? अट्रैक्ट हो जाएगी, वो मूव करेगी। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी ऑब्जर्व दैट लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन बिटवीन चार्जेस इज ड्यू टू द नॉन कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। और ये जो अट्रैक्शन हो रही है या फिर रिपल्शन हो रही है बिटवीन चार्जेस, ये किसके कारण हो रही है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण हो रही है। और उस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। देखो इसने दिखा रखा है ये एक्सपेरिमेंट। देखो ये ग्लास रोड थी, ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज था और ये इबोनाइट रोड पे नेगेटिव चार्ज था। जब इबोनाइट रोड को ग्लास रोड के पास लाया गया, लटकी हुई ग्लास रोड को, तो ये इसकी तरफ क्या हो गई? अट्रैक्ट हो गई, ठीक है। किसके कारण अट्रैक्ट हुई? ये हुई चार्जेस के कारण, ठीक है। और इस चार्ज को क्या कहेंगे हम? इस फोर्स को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? एक्टिविटी दे रखी है हमें। एक्टिविटी में क्या करना है? सम सिचुएशन हैव बीन गिवन इन कॉलम 1। कॉलम 1 में हमें कुछ सिचुएशन दे रखी है, ठीक है। उसके अनुसार हमने देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और किस तरह का फोर्स लगा है, ठीक है। ये हमने आइडेंटिफाई करना है। चलो इसको देख लेते हैं एक बार, आसान है। सबसे पहले क्या है, हम ये देखेंगे कि ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन, फर्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ लंग्स व्हेन वी इनहेल एंड
एक्सेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जो हमारे लंग्स हैं उसमें एक्सपेंशन होता है जब हम सांस छोड़ते हैं और लेते हैं। तो ये किस कारण है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? तो ये क्या फोर्स होगा भाई, ये होगा कॉन्टैक्ट फोर्स होगा ये। ठीक है, ठीक है। और काइंड ऑफ फोर्स प्रेजेंट, कौन सा फोर्स होगा इसमें? इसमें फोर्स होगा मस्कुलर फोर्स। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स हमारी कौन लगा रही है, मसल्स लगा रही है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा मस्कुलर फोर्स। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में, टू प्लास्टिक रिफिल रब्ड विद पॉलीथीन, दो प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन से रब किया एंड कैप्ट नियर ईच अदर, और दोनों को एक दूसरे के पास लाया गया। ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा ये। काइंड ऑफ फोर्सेस, कौन सा फोर्स होगा? तो आप इसको कह सकते हैं ये फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। थर्ड में हमारे पास है रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए हुक, फर्स्ट स्ट्रेच्ड एंड देन रिलीज। रबर बैंड को, ठीक है, पहले खींचा गया और फिर उसको रिलीज किया गया। तो कौन सा फोर्स होगा ये होगा कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, क्योंकि रबड़ को खींचने के लिए हमें अपना जोर लगाना पड़ेगा। और ये है कौन सा फोर्स? ये होगा मस्कुलर फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स होगा? मस्कुलर फोर्स। फोर्थ है फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं, तो कौन सा फोर्स है ये? रेन ड्रॉप्स नीचे गिर रही हैं, ऊपर से नीचे आ रही हैं, तो ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, और ये कौन सा फोर्स लगा है इसमें? तो आप इसको कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिफ्थ है ए रॉकेट फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। रॉकेट को जब लॉन्च कर दिया गया तो फिर उसमें कौन सा फोर्स लगेगा? जब रॉकेट ऊपर जाएगा, ऐसे मान लो ये रॉकेट ऊपर जा रहा है इस तरह से, ठीक है, तो नीचे की तरफ उस पर पृथ्वी उसको खींचेगी, तो कौन सा फोर्स लगेगा उस पर? ग्रेविटेशनल। तो यहाँ पे आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और रॉकेट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होता है? नीचे की तरफ जो खींच रहा है, पृथ्वी खींच रही है उसको, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा या नॉन कॉन्टैक्ट? आप कहोगे वो तो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और एक फोर्स इस पर और भी लग रहा है, रॉकेट जब ऊपर को जाएगा तो फ्रिक्शन का फोर्स, एयर फ्रिक्शन लगेगा इसमें। ठीक है, तो फ्रिक्शन का फोर्स भी लग रहा है इस पर। ठीक है, और वो उसको अपोज करेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है आपको पता है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है, यानी कि जब एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उस पर दो फोर्स लगते हैं, एक तो नीचे की तरफ वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और जो एयर है उसको ऊपर जाने से, इसका जो एयर है उसको रेजिस्ट करेगी, तो वो कौन सा फोर्स होता है? जो एयर का फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसको रेजिस्ट करेगा, और वो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, बुक टेबल पर पड़ी है, तो आप इसको कह सकते हो ये कौन सा फोर्स है? ये फ्रिक्शनल फोर्स है। इसको आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहाँ पे आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। और ये बुक लाइंग ऑन द टेबल, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। और आप इसको कौन सा फोर्स कहोगे? जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कौन सा होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, और यहाँ पे आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, समझ गए? ये आप चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा फ्रिक्शन वाला, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है। सेवंथ है हमारे पास एन आर्चर स्ट्रेचिंग हिज बो, एक जो आर्चर है वो अपने बो को खींचता है, जैसे तीर को खींचता है उसमें। ठीक है, एंड एम द टारगेट देन रिलीजेज द एरो विच बिगन्स टू मूव टूवर्ड द टारगेट। तो इसमें कौन सा फोर्स वो लगाएगा? कब खींच सकता है? जब वो कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा तभी वो खींचेगा तीर को। ठीक है, और फिर आप कह सकते हो तो इसमें कौन सा फोर्स लगा है? इसमें मस्कुलर फोर्स लगा है। कौन सा फोर्स लगा है? मस्कुलर फोर्स। ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, एक हॉर्स है, घोड़ा है, वो गाड़ी को खींच रहा है, तो कौन सा फोर्स लगाया उसने? कौन सा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। और लगाएगा कौन सा फोर्स?
खींचने के लिए उसने अपनी मसल्स का यूज़ किया है, तो कौन सा फोर्स लग रहा है? मस्क्यूलर फोर्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे।